So, students, now we will go for the discussion of chapter 1 physics and the first test. So, this is the question from past paper. Which unit is a unit of weight? The answer is kilonewton. Why it is kilonewton? Because weight is a vector quantity and we cannot say like it is kilogram because kilogram we use kilogram for mass and mass is a scalar quantity, so the best option is the kilonewton. In the next question, a student determines the density of an irregularly shaped stone. The stone is slowly lowered into a measuring cylinder partially filled with water. So which other apparatus does the student need to calculate the density of the irregularly shaped stone? Now अब हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर है, लेकिन हमें उसका वेट फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना है? वो है बैलेंस। सो द आंसर इज ए। A shopkeeper pours rice into a dish that hangs from a spring balance. He records the reading. A customer buys some pasta. The shopkeeper notices that the reading on the spring balance with just pasta in the dish is the same as it was with the just rice in the dish. Which quantity must be same for the rice and for the pasta? अब यहाँ what he is asking for कि शॉपकीपर ने कुछ मेजर किया है बैलेंस से, जो कि एक राइस के लिए भी वही है और पास्ता के लिए भी डिश सेम आ रहा है। तो डेंसिटी नहीं हो सकता क्योंकि हमने स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करना है, टेम्परेचर भी कॉन्टेक्स्ट नहीं आ सकता। हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करें, स्प्रिंग बैलेंस यूज करने के लिए हम मैथ या वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज डी। A space rocket travels to the moon. The acceleration of the free fall is greater on the earth than it is on the moon. So, how do the mass and the weight of the space rocket on the moon compare with their values on the earth? So, इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम? How we will find out this answer? So, what is mass? इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि what is mass and what is weight. अगर हम mass की बात करें तो mass is the amount of matter in an object. It remains constant regardless of the location. यानी अगर अर्थ पे वो मैस है तो वो सेम है उस मैस से, अगर वही मैस उसके किसी और लोकेशन में है तो वो दोनों में कंडीशन में मैस जो है वो सेम रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेट की, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो वेट क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू मैस इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब हमने वेट की बात करनी है तो वेट जो है ना स्टूडेंट्स वो चेंज हो सकता है और वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे है वो ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे नहीं है, डिफरेंट है। सही हो गया? तो मैस जो है ऑन द मून एंड मैस ऑन द अर्थ दोनों सेम होंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे ग्रेविटेशन वेट की तो वेट में चेंज आ सकता है, चेंज आएगा क्योंकि डिपेंड करता है वेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। और जो एक्सेलरेशन होती है ऑफ अ फ्री फॉल इज ग्रेटर ऑन द अर्थ
देन इट इज ऑन द मून। फ्री फॉल की एक्सेलरेशन अर्थ पे ज्यादा होती है मून की, अगर हम कंपैरिजन करें मून मून पे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का। सो मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो ऑलमोस्ट 1/6 होती है अर्थ की, मतलब वो इतनी डिक्रीज करती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो mass जो है doesn't change with the location while weight is proportional to the gravitational field strength, so which is weaker on the moon than on the earth। तो आंसर इसका क्या आएगा? सी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सी का ऑप्शन है mass on the moon same as on the earth and weight of the moon less than on the earth। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Gases, liquids, and solids are made up of small particles. Which row gives the relative separation of the particles? अच्छा जी, इन गैसेस हमें पता है मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड्स की, तो थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होती है एज कंपैरिजन टू गैसेस। गैसेस के मुकाबले में इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं, वो आर वेरी क्लोजली अटैच टुगेदर या क्लोज टुगेदर, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसलिए जो इसमें हमारा आंसर बनता है वो है सी। गैसेस में फार अपार्ट, लिक्विड्स में क्लोज टुगेदर बट नॉट मच, and in solid में very closely bonded particles। So in the next question, a woman has a weight of 600 Newton। हमारे पास उसने वेट दिया हुआ है, एक वेट है 600 न्यूटन। वेट मींस फोर्स, एंड कॉन्टेक्ट एरिया विद द फ्लोर हमारे पास है विच इज 0.050 मीटर स्क्वेयर। अब उसने हमसे पूछा है प्रेशर। तो प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो वी विल सी, प्रेशर के लिए हमारे पास बहुत कॉमन एक फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स हमारे पास क्या है? फोर्स हमारे पास वेट है विच इज 600 न्यूटन, जो हमें यूनिट से पता चल रहा है, क्योंकि न्यूटन फोर्स का भी यूनिट न्यूटन होता है। तो प्रेशर क्या होता है हमारे पास? प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो वी विल डिवाइड force which is 600 Newton in this case divided by 0.050 मीटर स्क्वायर। और फिर हमारा आंसर क्या बनेगा जी? आंसर सी है 1.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके जी। Which single apparatus is used to find the volume of a solid cube, and which single apparatus is used to find the volume of a quantity of a liquid? Volume of a solid cube is a regular shape। इट इज अ रेगुलर शेप ना, इसकी एक प्रॉपर शेप होती है। जिस चीज की एक प्रॉपर शेप होती है, या सॉलिड क्यूब के वॉल्यूम के लिए उसके पास इसकी प्रॉपर डायमेंशंस हैं। तो हम इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्योंकि इसकी प्रॉपर डायमेंशंस हैं जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम इसको फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसको हम रूलर के जरिए से, अप्रोप्रिएट टूल है, हम इसको मेजर कर सकते हैं इसकी डायमेंशंस को। और लिक्विड के लिए हम क्या करते हैं? लिक्विड के लिए हम, लिक्विड की अपनी प्रॉपर शेप नहीं होती, हम उसे जिस कंटेनर में डालते हैं हमें पता है कि वो उसकी शेप ले लेता है। तो मेजरिंग सिलेंडर जो है ना, वो डिजाइंड होता है स्पेसिफिकली टू मेजर द लिक्विड्स। सो द आंसर इज डी, volume of a solid cube we can use ruler, for the volume of a liquid we can use measuring cylinder।
विच स्टेटमेंट अबाउट mass और वेट इज नॉट करेक्ट? mass और वेट दोनों को देख के हमने स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है जो नहीं करेक्ट। ठीक है, हमने एक फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? masses कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ बैलेंस। अच्छा, हमने अभी पहले भी एमसीक्यूज में देखा है, सो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जब हमने उसका राइस और वो पास्ता का देखा था, तो मैसेज को हम मेजर कर सकते हैं बैलेंस के जरिए। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा जी, अगला ऑप्शन है मैस इज अ फोर्स। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मैस इज नॉट अ फोर्स, वेक्टर वेट इज अ फोर्स। देखिए दोनों चीजों में फर्क है। हमने दो तीन एमसीक्यूज ऐसे देखे हैं। हमने अभी प्रेशर का फॉर्मूला देखा, उसमें फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, जहां पे उसने उसका वेट दिया हुआ था और वेट हमने आइडेंटिफाई किया एज अ फोर्स। तो वेट, mass is not a force, mass is a scalar quantity that measures the amount of matter in an object। और इसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, mass को वेट से आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम किलो न्यूटन में ले रहे थे। हमारा पहला एमसीक्यूज भी यही था। mass is a force, mass is not a force, it is a स्केलर क्वांटिटी, बट वेट इज अ फोर्स। तो ये बी ऑप्शन जो है, ये हमें पता चलता है कि ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। आगे भी हम देख लेते हैं। सी ऑप्शन है वेट्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ बैलेंस। हाँ, वेट अ बैलेंस कैन कंपेयर वेट, जिस तरह बैलेंस कैन कंपेयर मैस। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। एंड वेट इज अ फोर्स, सो वेट इज अ फोर्स, ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। सो लेट्स मूव towards the next question. Which two quantities must be known to determine the density of the material? Density of the material के लिए ये वेरी इजी एमसीक्यूज कि हम कौन सी दो क्वांटिटीज को यूज करते हैं। सो जो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आता है वो होता है डेंसिटी इज डिफाइंड एज mass पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। ये तो हमें पता है। डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं? mass divided by volume। So here we can write this. What is the formula of density? Mass over volume। तो यही दो चीजें हो सकती हैं जो हमें डेफिनेशन से पता चलती हैं, विच इज द ऑप्शन इज बी, जो हम डेंसिटी के लिए यूज करते हैं। और अगर हम बाकी चीजों को देख लें तो हमें इजीली पता चल जाता है, लाइक mass एंड एरिया। एरिया इज अ 2D मेजरमेंट, बट डेंसिटी रिलेट्स विद 3D स्पेस, क्योंकि डेंसिटी में तो हम वॉल्यूम को देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और mass एंड वॉल्यूम, दिस मैचेस द डेंसिटी फॉर्मूला एग्जैक्टली। ठीक है, वेट एंड एरिया की बात करें तो वेट इज द फोर्स एंड एरिया इज 2D। ये नहीं हो सकता, हमें डेंसिटी 3D होती है, हमें उसकी बात करना चाहते हैं, हम डेंसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। एंड वेट एंड वॉल्यूम, वेट इज अगेन अ फोर्स दैट वेरीज विद ग्रेविटी, while डेंसिटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है जी, density is the fundamental property of the material that tells how much a mass is packed in a given volume। ये हमें पता होना चाहिए। So move towards the next question, which is, इसको रेज कर देते हैं। A moving object is brought to rest by a resistive force of 50 Newton over a distance of 5 meter. What is the work done by the force? So the work done के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स है, 5 मीटर वर्क है, इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर लेंगे विच इज 250 जाउल। डी इज द आंसर। यहाँ मैं आपके लिए पहले लिख देती हूँ। अच्छा चले, डी इज द आंसर। एट द surface of liquid the more energetic molecules can go in atmosphere, which name is given to the process? दिस इज अगेन फ्रॉम द पास्ट पेपर। अब उसने हमें चार प्रोसेस दी हैं। उसने कहा है कि जो ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं अपर लेवल से। अब वो कौन सा प्रोसेस है, ये इसने सिर्फ डेफिनेशन को थोड़ा सा उन्होंने आपको
चेंज करके दिया है। अगर हम बात करें ऑप्शंस के लिए, तो हम बॉइलिंग प्रोसेस में देखते हैं, लेकिन बॉइलिंग प्रोसेस थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड हो रहा होता है। लाइक ये सिर्फ अपर सरफेस से नहीं हो रहा होता जहाँ पे एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स फौरन से बाहर निकल जाए। एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स वहीं से बाहर जाएंगे जहाँ, मतलब अपर सरफेस से फौरन बाहर जाएंगे। ऑब्वियसली जितने एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो बॉटम पे नहीं प्रेजेंट होंगे, वो अपर लेयर में प्रेजेंट होंगे क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब बॉइलिंग का प्रोसेस तो थ्रू आउट द लिक्विड होता है, बॉटम में भी हो रहा होता है, मिडल में भी हो रहा होता है, अपर सरफेस ऑफ लिक्विड। कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है ये ऑपोजिट प्रोसेस है, वेयर गैस मॉलिक्यूल्स लूज एनर्जी एंड दे बिकम लिक्विड्स। एवापोरेशन का जो प्रोसेस है ना, दिस इज द प्रोसेस where molecules at the liquid surface gain kinetic energy to overcome intermolecular forces and escape into the gas phase. This occurs at any temperature, specifically at the surface. So evaporation is, this is the answer. Answer is C. कि evaporation वो प्रोसेस है जो कि मोस्टली आपके अपर लेयर में से प्रोसेस ये हो रहा होता है। इसमें जो जिनकी ज्यादा एनर्जी होती है वो सरफेस को लीव कर रहे होते हैं। और जहां तक मेल्टिंग की बात है, मेल्टिंग इज बेसिकली द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, नॉट लिक्विड टू गैस, और हम यहाँ पे गैस के बनने की बात कर रहे हैं, तो एवापोरेशन इज द आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? For students describe the phrase absolute zero during a lesson, which student is correct? अच्छा जी, एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट दिया गया, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? अच्छा स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर स्केल दैट स्टार्ट फ्रॉम द एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है ना? ये वो स्पेसिफिक थ्योरेटिकल वैल्यू है जहां पे सारी की सारी मोशन, मोलेक्युलर मोशन जो है ना वो सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। एंड दिस इज इक्वल टू 0 केल्विन और -273.15 सेल्सियस। अच्छा जी, ये वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसपे पार्टिकल्स हैव मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर वो हमसे पूछे कि व्हेन यू डबल द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो आंसर क्या होगा? जब उसने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल किया है तो यू डबल द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो दोनों रिलेट करती हैं इन अ सेम वे, डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीचर पुट सम कोल्ड वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, शी होल्ड द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब व्हाइल हीटिंग द टॉप। यानी वो ऊपर से गर्म कर रही है और नीचे से उसने टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ है। तो ये हीट जो है वो ट्रांसफर क्यों नहीं हुई? वो टेस्ट ट्यूब को कैसे पकड़ सकती है? लाइक हीट, नीचे तक हीट आनी चाहिए थी बॉटम तक, और जो है ना ये टेस्ट ट्यूब गर्म होनी चाहिए थी, और फिर टीचर उसको ना पकड़ सकती है। लेकिन ये कैसे हो गया कि ऊपर से एट द अपर लेयर वो गर्म है लेकिन नीचे से वो हीट, वो टेस्ट ट्यूब जो है ना वो हॉट नहीं हुई? इसमें हम ये समझते हैं, हम ये पढ़ते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? ये डिमोन्स्ट्रेट करता है द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, कि हाउ द हीट डज नॉट ट्रांसफर थ्रू आउट द टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या होता है, हम हीट अप्लाई करते हैं एट द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वाटर जो है वो बॉइल्स होता है लेकिन टॉप का, ओनली द अपर लेयर, द बॉटम जो है ना वो कोल्ड रहती है। इवन के टीचर ने उसे पकड़ा भी हुआ है, इतनी वो इजीली, इतना कन्वीनियंट है उसके लिए। मतलब हीट जो है ना इफेक्टिवली ट्रांसफर नहीं हुई फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो इसमें हम ये समझ पा सकते हैं, इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर, क्योंकि टेस्ट ट्यूब को उसने पकड़ा हुआ है और उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हुई। अच्छा, इसके लिए हमें कंडक्शन और कन्वेक्शन को समझना है। व्हाट इज कंडक्शन एंड व्हाट इज कन्वेक्शन, ये दो इसने एमसीक्यूज में दिए हुए प्रोसेस उसके ऑप्शंस में। तो जब हीट ट्रांसफर होती है ना थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अब अपर लेयर जो है टेस्ट ट्यूब की और बॉटम लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वहां पे कंडक्शन होनी चाहिए थी। और कन्वेक्शन होती है हीट ट्रांसफर थ्रू बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, रिक्वायर्स द फ्लूइड टू बी फ्री टू मूव, ठीक है? फ्लूइड की मूवमेंट के लिए कन्वेक्शन यूज होती है। सो यहाँ पे हमने ये देखा है सिग्निफिकेंट हीट ट्रांसफर नहीं हुई डाउनवर्ड, तो ये बताता है कि हीट इज नॉट मूविंग इफेक्टिवली थ्रू वाटर बाय कंडक्शन। इसलिए जो है ना इसका आंसर बनता है वाटर इज अ बैड कंडक्टर, आंसर ए।
अच्छा जी, ये कौन सा क्वेश्चन है जी? वाटर टैंक हैज अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ डायमेंशंस 1.5 मीटर बाय 1.2 मीटर एंड contains 40 kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर। अब वेट के लिए हम क्या करेंगे? वेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल टू मैस इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास मैस तो हमारे पास उसने दिया हुआ है, बट विच इज 1440 kg। ठीक है जी, ये इसका मैस है, केजी उसका यूनिट है, हमें समझ आ जाती है कि ये मैस है। यूनिट को भी देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास मैस हो गया। और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है जी? 9.8। ठीक है जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 14। वेयर इज द क्वेश्चन? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा, लेट्स फाइंड आउट। मैं यहाँ लिख देती। ठीक है जी, इसका आंसर आएगा न्यूटन, क्योंकि ये एक वेट है। वेट इज अ फोर्स। ठीक है जी, इधर कोमा है। ओके जी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बेस ऑफ द टैंक। बेस ऑफ द टैंक पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं हम, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें उसने डायमेंशंस दी हुई हैं, अगर आप देख सकते हैं वहां पे स्टेटमेंट के अंदर, वो है जी, अ वाटर टैंक हैज अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ डायमेंशंस 1.5 मीटर बाय 1.2 मीटर। दो डायमेंशंस दी हुई हैं उसने हमें, और दो डायमेंशंस को हम, और मास ऑफ द वाटर दिया हुआ है 1440 kg और डेंसिटी ऑफ द वाटर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जी हम वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। किसी चीज का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है, मास को डेंसिटी से डिवाइड कर सकते हैं। तो मास हमारे पास है 1440 kg, और जिसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। अब उसने पूछा है, और इज द स्टेटमेंट, द प्रेशर exerted by the water on the base of the tank। प्रेशर, इसके लिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ द वाटर। हाइट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस एरिया। सो व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम था हमारे पास, हमने मास और डेंसिटी को डिवाइड करके जो वैल्यू निकाली थी वो थी 1.44 मीटर क्यूब, और उसको हमने डिवाइड करना है बेस एरिया। बेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हमारे पास दो डायमेंशन है बेस की, 1.5 एंड 1.2। ये मीटर में है, हमने, मैंने पहले भी कहा था यूनिट देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने इसको मीटर स्क्वेयर करना है, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वेयर होता है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 इंटू 1.2। तो हाइट ऑफ द वाटर क्या होगी? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। वॉल्यूम इज 1.44, जो हमने पहले कैलकुलेट किया, उसको ए डिवाइड करेंगे एरिया से, 1.5 इंटू 1.2 विच इज 1.8। सो आंसर इज 0.8। और अब हमने फाइंड आउट करना है इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वो होता है रो जी एच। इधर हम लिख लेते हैं। सो अब हमने इसकी हाइट भी फाइंड आउट कर ली है, जी 9.8 होता है, और डेंसिटी भी हमें पता है। तो हम इसका इजीली ये फॉर्मूला से इसका आंसर निकाल लेते हैं, विच इज 7840 पास्कल। डेंसिटी हम 1000 लगाएंगे।